तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ में जो पहला केस रहता है वो है इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल डायरेक्शन लोडिंग। देखिए किसी भी ब्लॉक पर यूनी एक्सियल मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में जो डायरेक्ट लोडिंग होता है, या तो डायरेक्ट लोडिंग में दो तरह के लोड आते हैं, एक टेंसाइल लोड और दूसरा कंप्रेशन लोड। तो टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड की वजह से उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है उस बॉडी में, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं। लेट अ डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एक्स इज एक्टेड एट द सीजी ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेपेलोपाइड। ये एक रेक्टेंगुलर प्रेपेलोपाइड है, इसके यहाँ पर सीजी पर एक डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एस वर्क कर रहा है। क्योंकि ये यूनी एक्सियल स्ट्रेस है तो यहाँ पर बाकी एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस यहाँ पर वर्किंग में नहीं आएंगे। तो द यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम प्रोड्यूस 3D स्ट्रेन सिस्टम। इस यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के कारण एक 3 डायमेंशन स्ट्रेन सिस्टम प्रोड्यूस होगा। यानी कि लोडिंग भले ही आपका एक डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन इसका इफेक्ट आपको तीनों डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। सो द डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होगा? तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, इनिशियल लेंथ स्मॉल एल है। और ये क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब स्ट्रेन वहां से निकालेंगे तो वो आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब बात करते हैं लैटरल स्ट्रेन की, तो लैटरल स्ट्रेन होता है, लैटरल स्ट्रेन अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में निकालने जाएंगे तो आपका जो म्यू होता है, यानी कि आपका जो म्यू होता है यानी पॉइजन्स रेशियो, वो हमने देखा था माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन यहाँ पर वाई डायरेक्शन में होगा एप्सिलॉन वाई, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका एक्स डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से हम लोग लैटरल स्ट्रेन निकाल लेंगे माइनस ऑफ पॉइजन्स रेशियो इंटू ई एक्स एक्स। इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो हमारा लैटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी जो लैटरल स्ट्रेन आएगा वो माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई, क्योंकि यहाँ पर ये यूनी एक्सियल लोडिंग है। तो यहाँ पर इसका जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एप्सिलॉन एक्स एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई। एप्सिलॉन यानी कि लीनियर डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन सिग्मा एक्स अपॉन ई, लैटरल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेन आएगा वो माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन ई, और जेड डायरेक्शन में जो आने वाला है वो आने वाला है माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। जब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड केस की, तो ये इसी का अपग्रेडेड फॉर्म होता है। यानी कि पहले वाले केस में आपका केवल एक डायरेक्शन में लोडिंग लग रहा था, यहाँ पर आपका स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन में लगने वाला है। तो इस तीन डायरेक्शन के कारण आपके तीन तरह से आपके स्ट्रेन आने वाले हैं। इसका इफेक्ट क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सपोज अ प्रिज्मेटिक ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी कि किसी एक प्रिज्मेटिक ब्लॉक पर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में आपके जो स्ट्रेस लग रहे हैं वो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड लग रहे हैं। सिग्मा एक्स एक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सिग्मा एक्स लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग सिग्मा वाई लग रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग सिग्मा जेड लग रहा है। तो इस कारण जो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन आएगा, लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वो आपका क्या आएगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई। एक्स डायरेक्शन के कारण, क्योंकि आपको पिछले वाले में भी देखे हैं कि एक्स डायरेक्शन के कारण ये तो आ ही रहा है, साथ में इसके साथ साथ ये भी आ जा रहा है, ये दोनों। तो किसी एक लोड के कारण जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो इन तीनों का समेशन होगा, अब ये सिग्मा एक्स आपका वाई और जेड डायरेक्शन में भी इफेक्ट डाल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वाई और जेड डायरेक्शन में अलग ही अपने खुद के स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बार हम लोग उसके अकॉर्डिंग वही रखेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये आपका होगा लीनियर स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में। लीनियर स्ट्रेन अगर हम लोग वाई डायरेक्शन को लेकर के चल रहे हैं, वाई डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उस केस में आएगा सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लेना है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन लेना है वो अपॉन ई, वो अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस म्यू इंटू बाकी दोनों के, माइनस ऑफ म्यू इंटू बाकी दोनों स्ट्रेसेस का ऐड। इसी तरह से जब लोग जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो इस बार सिग्मा जेड अपॉन ई आएगा माइनस म्यू करके बाकी का दोनों का कंपोनेंट आएगा। ये थे आपके केस 2 जब आप इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल डायरेक्शन लोडिंग में देख रहे थे। अब एक डेरिवेशन जो आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, वो हम लोग देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसा कि आपने लीनियर स्ट्रेन में देखा था चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इसी तरह से जब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक में करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूमेट्रिक क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल वॉल्यूम को कैपिटल वी से। ये हम दो केसेस में निकालते हैं। सबसे पहला रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार का केस, इसमें जो हमारे लेंथ की डायरेक्शन है उसमें एल है, इसकी हाइट भी है और डेप्थ इसकी डी है। तो इस केस में हम लोग निकालने वाले हैं एज्यूम अ रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक मेंबर विद लेंथ एल, विड्थ बी एंड थिकनेस डी। इसका जो इनिशियल वॉल्यूम इस मेंबर का होगा वो एल इंटू बी इंटू डी होने वाला है। जब हम लोग बात करते हैं चेंज इन वॉल्यूम की डेल्टा वी, तो इस केस में होता क्या है कि हमें यहाँ पर
पार्शियल डेरिवेटिव लगाना होता है, पार्शियल डेरिवेशन का केस। वो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो इसमें हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक का चेंज होता है और बाकी दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। यानी कि अगर हम चेंज एल में निकाल रहे हैं तो फिर बाकी दोनों का गुणा, प्लस दूसरे में चेंज, फिर बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर तीसरे में चेंज, उसके बाद बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये होता है जब हमें चेंज निकालना होता है वॉल्यूम में, तो हमारा ये आ जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी, वी होता है हमारा एल इंटू बी इंटू डी। अब यहाँ पर इस डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। इससे क्या होगा, एल बी डी इसमें डिवाइड होगा, बी डी कटेगा डेल एल अपॉन एल, यहाँ पर इसमें से एल और डी कटेगा डेल वी अपॉन बी, और यहाँ से एल बी कटेगा तो डेल डी अपॉन डी। ये होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन तीनों के वजह, इन तीनों डायरेक्शन में। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एल बाई एल होता है हमारा एप्सिलॉन एक्स, एक्स डायरेक्शन में हमारा कितना स्ट्रेन आ रहा है वो, और ये अभी हमने पीछे देखा था यहाँ पर। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन में क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। तो यही यहाँ पर इसका देखने वाले हैं, डेल एल अपॉन एल, इसको एप्सिलॉन एक्स से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई। अगर हम लोग डेल बी अपॉन बी को करें तो ये एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड, जेड डायरेक्शन में। अब देखिए वाई डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू दोनों का, सिग्मा जेड अपॉन जेड माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। जब हम लोग डेल डी अपॉन डी करेंगे तो ये एप्सिलॉन जेड होगा, चेंज ये जेड डायरेक्शन में इसका कितना आ रहा है इफेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। और जब इक्वेशन 1 से हम लोग ये देखें एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखे हुए हैं कि डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल डी अपॉन डी है। यहाँ पे डेल एल अपॉन एल एप्सिलॉन एक्स, डेल बी अपॉन बी एप्सिलॉन वाई, डेल डी अपॉन डी एप्सिलॉन जेड। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इन सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं सिग्मा एक्स अपॉन ई एक यहाँ पर है, फिर म्यू के साथ सिग्मा एक्स अपॉन ई है यहाँ पर, और फिर म्यू के साथ सिग्मा एक्स अपॉन ई है यहाँ पर। तो अगर सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा। उसी तरह सिग्मा वाई के साथ होगा 1 माइनस 2 म्यू, उसी तरह सिग्मा जेड के साथ होगा 1 माइनस 2 म्यू। 1 माइनस 2 म्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये होता है हमारा चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट आते हैं। अब बात करें अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सिलेंड्रिकल रॉड, यानी कि किसी सिलेंड्रिकल रॉड पर अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। अगर हम लोग इसमें चेंज निकालेंगे तो पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। फिर डी यहाँ पर डेल्टा एल में पहले चेंज डी स्क्वायर, फिर इस डी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2d आएगा, एल बाहर, उसके बाद फिर डेल्टा डी। जब बात करेंगे इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की तो ये होगा डेल्टा वी अपॉन वी। अगर इसमें से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल डी अपॉन डी। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल एल अपॉन एप्सिलॉन एल होता है डेल एल अपॉन एल, और एप्सिलॉन डी होता है डेल डी अपॉन डी। इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, ये आ जाएगा एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एल प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन डी। यानी कि सिलेंडर में जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होने वाला है वो लीनियर डायमेंशन में वॉल्यूमेट्रिक, लीनियर डायरेक्शन में स्ट्रेन, और जो हमारा डायमीटर है उसमें जो भी हमारा स्ट्रेन आ रहा है वो इसके बराबर होगा। अब बात करते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की, जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इतना मान के चलिए कि ये आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि इसमें इसके लिए जो भी हम लोग ये ब्रिकेट यूज करते हैं इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो हम इसमें देख लेते हैं। इसमें जो ब्रिकेट यूज होता है वो एक स्पेसिमेन होता है सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड के रूप में। ये क्या होता है, सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड होता है। इसकी जो गेज लेंथ होती है वो 2 इंचेस होती है, गेज लेंथ 2 इंचेस होती है। यहाँ पर जो इस कोने से इस कोने तक की जो लेंथ है उसे कहते हैं हम गेज लेंथ, जो कि है 2 इंचेस। डाया ऑफ मिडिल सेक्शन वो 0.5 इंचेस है, और जो लेंथ अपॉन डाया का जो रेशियो है वो है 4.0। अब हम लोग इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस, हम लोगों ने इसे यूटीएम मशीन पर रखा टेंसाइल टेस्ट के लिए, उस पर हम लोग लोड धीरे धीरे बढ़ाते गए, यहाँ तक आया स्ट्रेन हमारा। अगर छोड़ेंगे तो जितना भी वॉल्यूम में, जितना भी इसमें चेंज आया होगा लेंथ में, वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ तक लेके गए, छोड़ें, रिकवर हो जाएगा। यहाँ तक इसको खींच कर ले गए, उसको छोड़ दिए, लोडिंग हटा दिए, वो वापस आ जाएगा। ए पॉइंट तक लेकर गए, लोड हटा दिए, वापस आ जाएगा। यहाँ तक जो स्ट्रेन और स्ट्रेस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली होने वाला है। यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। लेकिन अगर ए पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ें तो इस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, लेकिन
लोड हटाने पर वो फुल्ली रिकवर हो जाएगा। जो हमारा ए पॉइंट है उसे हम लोग कहेंगे इलास्टिक लिमिट, ए को कहेंगे हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ए को कहेंगे हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पर क्या लोड हटाए ये वापस आ जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। पॉइंट बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोगों ने लोड हटाया तो ये वापस रिकवर हो जाने वाला है। इस पॉइंट बी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बाद हमने जरा सा भी अगर लोड बढ़ाया, जरा सा भी, तो ये अपने पूरी तरह से अपने उसमें इनिशियल लेंथ में वापस आने वाला नहीं है, वो अपने पूरी तरह से इनिशियल लेंथ में वापस आने वाला नहीं है। इसलिए और ये बी से सी डैश पॉइंट, बी से सी डैश पॉइंट तक का जो भी एरिया है, बी से सी डैश पॉइंट, इसमें भी सेम चीज होने वाली है, पूरी तरह से वापस आने वाला नहीं है, बहुत ही थोड़ा आएगा। सी डैश पॉइंट को अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। एक एक पॉइंट को अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अपर यील्ड पॉइंट के बाद यहां पर क्या हो रहा है, अपर यील्ड पॉइंट के बाद हम लोग स्ट्रेस तो घटाते जा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। अपर यील्ड पॉइंट के बाद स्ट्रेस हम लोग घटाते जा रहे हैं और ये स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। यहां से प्लास्टिक रीजन शुरू होता है। अपर यील्ड पॉइंट के बाद हम लोगों ने स्ट्रेस हटाया और लेकिन स्ट्रेन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब क्या होगा, पॉइंट सी पर आते ही जो आपका पॉइंट बी पर स्ट्रेस होगा और पॉइंट सी पर स्ट्रेस लगभग लगभग बराबर हो जाएगा, और पॉइंट पर सी पर जो भी स्ट्रेस आता है उसे हम लोग यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, उसे हम लोग यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। पॉइंट सी डैश तक तो, पॉइंट सी डैश का या फिर सी का है, यहाँ तक तो जो भी जोन था वो इलास्टोप्लास्टिक जोन था। इलास्टोप्लास्टिक जोन मतलब उनमें से कुछ रिकवर हो जाएगा, कुछ उसमें से कुछ वो रिकवर कर लेगा अपनी लेंथ को, लेकिन पॉइंट सी के बाद जो भी ये जोन आएगा वो परफेक्टली प्लास्टिक जोन आ जाएगा। पॉइंट सी को हम लोग यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। यील्ड स्ट्रेस टेंसाइल मटेरियल में होता है, ब्रिटल मटेरियल्स में यील्ड स्ट्रेस नहीं पाया जाता है, और केवल माइल्ड स्टील की हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन की स्टडी हम लोग इसमें जोर इसलिए देते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील में स्टडी के लिए हमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले होते हैं। पॉइंट सी पर जो भी हमें स्ट्रेस आया वो यील्ड स्ट्रेस हुआ। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू लगभग 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास होती है। यील्ड स्ट्रेस के बाद हम लोग स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे हैं। सी डैश से तो हम लोग स्ट्रेस घटा रहे थे लेकिन स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा था। एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सी पॉइंट तक जो भी हमारी स्ट्रेन की वैल्यू आने वाली है वो मात्र 0.12% आने वाली है। यानी कि अगर आपके 1000 mm का भी कोई रॉड है, अगर आपके 1000 mm का कोई रॉड है तो उसमें जो आपके चेंज आने वाला है, लेंथ में चेंज आने वाला है, वो मात्र 1.2 mm आने वाला है। यानी कि 1000 mm के रॉड पर अगर आप लगा रहे हैं और पॉइंट सी तक आपने लगाया तो उसके लेंथ में जो चेंज आएगा वो केवल और केवल 1.2 mm का आएगा। पॉइंट सी से पॉइंट डी तक हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है। पॉइंट डी पर आने के बाद 1.4% आ जाता है स्ट्रेन, यानी कि 100 mm की कोई रॉड है तो उसमें 1.4 mm डिफॉर्मेशन आ जाएगा। पॉइंट डी के बाद हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस के करिस्पॉन्डेंस में स्ट्रेन काफी तेजी से बढ़ता चला जाता है, बहुत तेजी से। और पॉइंट ई पर पहुंचने के बाद स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है वो आती है अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी और इसके बाद से यहाँ पर नेकिंग शुरू हो जाती है। पॉइंट ई के बाद से हमारी स्पेसिमेंस में नेकिंग शुरू हो जाती है, उसकी यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन आया है वो छोटा होने लगता है। पॉइंट ई के बाद पॉइंट एफ तक आने पर हम स्ट्रेस की वैल्यू तो इसमें कम होती जाती है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ने के कारण और वो नेकिंग पॉइंट और छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट एफ पर जाकर के मटेरियल फेल हो जाता है। और इस पॉइंट एफ पर जो स्ट्रेन की वैल्यू आती है वो आती है 25%, यानी कि आपका लगभग मटेरियल अगर 100 mm का है तो लगभग 125 mm वो बढ़ करके हो जाता है। जो हमारा पॉइंट बी से सी तक का जोन है, पॉइंट बी से सी तक का जोन, उसे इन प्लेटू कहते हैं। पॉइंट सी से पॉइंट ई तक का जोन स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है, और पॉइंट ई से पॉइंट एफ तक का जोन पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस रीजन होता है। ई पर जो स्ट्रेस आता है उसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। अब हम लोग इस एक एक पॉइंट को पूरी तरह से डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसे हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, बियॉन्ड विच लीनियर वेरिएशन सीजेस हुक्स लॉ इज वैलिड इन ओए रीजन। इस एक पॉइंट के आगे लीनियर वेरिएशन रुक जाएगा और हुक्स लॉ केवल और केवल पॉइंट ए तक वैलिड है। और पूरे सोम और पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, जितने भी चीजों की स्टडी करेंगे, वो आपका पॉइंट ए तक ही रहने वाला है। बी जो पॉइंट है उसे इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच अ स्पेसिमेन रीजन इट्स ओरिजिनल लेंथ ऑन स्पेसिमेन रीगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ ऑन रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड। यानी कि पॉइंट बी पर स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू आती है जिस पर अगर हम लोग लोड हटा दे रहे हैं तो स्पेसिमेन अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है। फॉर माइल्ड स्टील बी इज वेरी नियर ऑफ ए। माइल्ड स्टील के लिए जो बी पॉइंट होता है वो ए के वेरी नियर होता है। इवन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी डैश और पॉइंट सी, ये सब भी काफी क्लोजली होते हैं
और बहुत ही इनको गहराई से जानने पर ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपको केवल 0.12% स्ट्रेन मिल रहा है। यानी कि अगर आपकी 1 मीटर की कोई रॉड है तो आपका चेंज इन लेंथ होगा केवल 1.2 mm, जो कि लगभग नेग्लिजिबल है, आंखों से लगभग दिखाई नहीं देने वाला है। पॉइंट सी डैश को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। The magnitude of the stress corresponding to C dash depends upon the cross-sectional area, shape of the specimen, and the type of equipment used to perform the test. यानी कि C dash की कितनी वैल्यू होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, स्पेसिमेन की शेप कैसी है और कौन से टाइप का इक्विपमेंट यूज हो रहा है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इट हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अपर यील्ड पॉइंट का कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सी इज लोअर यील्ड पॉइंट। जो सी पॉइंट है उसे हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल यील्ड पॉइंट। सी को हम लोग एक्चुअल यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। द स्ट्रेस एट सी इज द यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई विद द टिपिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर माइल्ड स्टील। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका डिजाइन में काफी ब्रॉडली यूज होता है। आप आगे के सेमेस्टर्स में जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस आरसीसी, तो इन सब में इसका काफी बड़ी मात्रा में यूज होने वाला है, स्टील स्ट्रक्चर्स में भी। द यील्डिंग बिगिंस एट दिस स्ट्रेस, यानी कि इस स्ट्रेस के बाद आपकी यील्डिंग शुरू हो जाती है। CD represents perfectly plastic zone. It is the strain which occurs after the yielding point C without any increase in stress. यहाँ पर इस पॉइंट के बाद आपके स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन आपका बढ़ता चला जा रहा है। This is the strain which occurs after the yielding at C without any increase in stress. The strain corresponding to point D is about 1.4% and corresponding to C is about 0.12%. यानी कि पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेन आने वाला है, चेंज इन लेंथ आने वाला है, वो 1.4% आने वाला है, और पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेन आने वाला है वो 0.12% आने वाला है, 0.12 फॉर माइल्ड स्टील। हेंस प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। यानी कि जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है वो इलास्टिक स्ट्रेन का 10 से 15 गुना होता है। DE रिप्रेजेंट स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। इट इन दिस रेंज फर्दर एडिशन ऑफ स्ट्रेस गिव एडिशनल स्ट्रेन। यानी कि DE में जैसे जैसे आप इस स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे आपको एडिशनल स्ट्रेन मिलता जाएगा, यहाँ तक कि स्ट्रेन इंक्रीजेज विद फास्टर रेस्ट इन रीजन। यानी कि जितना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे नहीं उससे कई गुना तेजी से आपका स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। द मटेरियल इन दिस रेंज अंडरगोज चेंज इन द एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यानी कि इस रेंज में मटेरियल में एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होने लगेगा, जिसके रिजल्ट में आपका इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फर्दर डिफॉर्मेशन पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगेगा। दिस पोर्शन इज नॉट यूज फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन। जैसा कि हमने बताया कि आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए आपका यील्ड स्ट्रेस का यूज होता है, इस पोर्शन में आपके जो भी स्ट्रेस आएंगे उसका यूज स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम लोग नहीं करते हैं। ई इज अल्टीमेट पॉइंट। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज अल्टीमेट स्ट्रेस। ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस आते हैं उसे अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज अबाउट 20% ऑफ माइल्ड स्टील। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका स्ट्रेन आता है वो 20% ऑफ माइल्ड स्टील आता है। यानी कि माइल्ड स्टील के इनिशियल लेंथ का लगभग 20% आपका स्ट्रेन यहाँ पर आ जाता है। जो आपका एफ पॉइंट है उसे कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी कि इस पॉइंट के अलोंग जो भी स्ट्रेस आता है उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं, एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल टूट जाता है। इट इज अबाउट 25% ऑफ माइल्ड स्टील। कई कई किताबों में आपको 40% भी लिखा मिल सकता है। रीजन बिटवीन ई एंड एफ इज द नेकिंग रीजन इन विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ड्रास्टिकली डिक्रीज। आपके ई और एफ के बीच जो आपका रीजन आता है वो नेकिंग रीजन होता है, और इसके बीच जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वो किसी एक ही पॉइंट के अलोंग काफी तेजी से डिक्रीज होता चला जाता है, और उसी पॉइंट के अलोंग आपका मटेरियल फेल हो जाता है।